नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे आसान देखिए क्या होता है। सबसे आसान होता है किसी की आलोचना कर देना, सबसे आसान होता है किसी को कटघरे में खड़ा कर देना। लेकिन ऐसी कोई भी आलोचना या सवाल मायने तभी रखते हैं जब उनका कोई आधार हो, कोई बेस हो। कल केंद्र सरकार ने देश का बजट पेश किया तो विपक्ष के सभी दल एक लाइन से सरकार को कोसने में लग गए। विपक्ष के विरोध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बजट ही बेकार है। पर क्या वाकई ऐसा है या फिर विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है? विरोध की इस राजनीति का सच क्या है, देखिए घंटी बजाओ की आज की कवर स्टोरी में। Honorable Speaker, I present the budget for the year 2021-2022. ये बजट राजनीतिक वोटों के अनुसार दिया गया है और वो समझते हैं कि जनता मूर्ख है। संवेदनशील सरकार क्या किसानों को एमएसपी नहीं देगी? क्या कोई भी एक संवेदनशील सरकार किसानों की एमएसपी खाना चाहेगी? भारत के, हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को अपने सूट फूट के दोस्तों के हवाले कर देगी। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। अब सरकारी खर्चे के आंकड़े जो बजट में दिए गए वो वही के वही हैं जो पिछले साल थे। हमने किसी तरीके का प्रावधान ये नहीं किया कि जनता के बीच में पैसा आए और वो पैसा खर्च करने के लिए इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर सके। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. Thank you. विपक्ष के इस शोर में यूं तो कुछ नया भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति विरोध पर ही टिकी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि विरोध करना है? क्या जरूरी है कि सरकार के हर फैसले पर सिर्फ सवाल उठाने के लिए सवाल उठाए जाएं? House is adjourned to meet at 10:30. सिनॉप्सिस यही होगी, मोदी सरकार चाहते हैं इंडिया फॉर सेल। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारा देश की सारे संपदा अगर तुम बेच दोगे तो तुम सरकार क्यों रखे हो? की जो बात की है वो और कुछ नहीं, चुनाव है, ये रोड फॉर वोट हो गए। ये बजट रोड फॉर वोट, ये रोड किस लिए बनाते हैं? वोट के लिए। इसका नाम है आम बजट और इस बजट के अंतर्निहित तत्वों को, इसकी प्राथमिकताओं को अगर देखें तो आपको लगेगा कि ये खास लोगों के लिए खास स्तर पर खास प्राथमिकताओं के साथ खास निर्माण हुआ। ये उचित नहीं है। जिस बजट को लेकर विपक्ष इतना हंगामा मचा रहा है उसे पेश करना सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती थी। कोरोना के करंट से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को उस झटके से उबारने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बजट में भी वही कोशिश की गई। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो इस मुश्किल वक्त में सरकार को करना चाहिए था। विपक्ष की तरफ से बजट के विरोध के नाम पर जो 4 बड़े आरोप लगाए गए हैं वो हैं: सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है, मिडिल क्लास और आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है, किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, बजट में सिर्फ चुनावी राज्यों की चिंता की गई है,
पर क्या विपक्ष के ये आरोप तथ्यों पर आधारित हैं या सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने के लिए ये सब कहा जा रहा है? सबसे पहले बात करते हैं बजट में विनिवेश को लेकर किए गए ऐलान पर। सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के मकसद से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की। सरकार बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी LIC का IPO लाएगी। इसके अलावा 2 सरकारी बैंकों और बीमा क्षेत्र की एक सरकारी कंपनी के निजीकरण का भी ऐलान किया गया। इन्हीं फैसलों को आधार बनाते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह बजट सेल इंडिया यानी भारत को बेचने वाला है। इंडिया फर्स्ट पेपरलेस बजट মানে পেপারে আর আপনি দেখতে পাবেন না, ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখে দেবে একটা আইটিতে চুপচাপ করে, ওই মালপোয়ারা রেখে দেবে লুকিয়ে। রেলওয়ে সোল্ড বিক্রি, এয়ারপোর্ট সোল্ড বিক্রি, পোর্ট সোল্ড বন্দর বিক্রি, इंश्योरेंस सोल्ड बिक्री, PSU आरो 23टा बिक्री। डिसइन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है? पिछली बार जब केंद्र सरकार ने बजट में अनाउंस किया था डिसइन्वेस्टमेंट का, उन्होंने कहा था इंडिया को 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का फायदा होगा जैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। और एक्सपेक्टेशन ये थी, रियलिटी क्या थी? 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ ओवर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 2.1 लाख करोड़। अब आपने 1.5 लाख करोड़ का टारगेट सेट करेंगे। ऐसे ही है जैसे नया साल शुरू होता है, आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं 20 किलो वजन बाय द एंड ऑफ द ईयर करूंगी, और वजन कम होता है 2 किलो। विनिवेश के जिस फैसले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, उसे ही जानकार सरकार का बोल्ड बजट मान रहे हैं। यानी ऐसे वक्त में जब सरकार चौतरफा दबावों से घिरी है, तब भी सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का फैसला करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आर्थिक सुधारों के लिए बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस के टाइम पे तो देश फ्रेजाइल 5 में आ गया था, जो दुनिया की सबसे 5 लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाएं थी, उनमें से एक था देश यूपीए के टाइम पे। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उसको दुनिया की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया जी। और अब हम इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं अगले 4 साल में। उसकी नींव यहाँ पर रखी गई। आपदा में अवसर ढूंढकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। तो विनिवेश को लेकर विपक्ष के विरोध का सच जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। CAG के मुताबिक विनिवेश या निजीकरण सरकार की आय का एक बड़ा जरिया है। घाटे में चलने वाली सरकारी कंपनियां सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ाती हैं। 31 मार्च 2019 तक भारत में 70 सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे थे। घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के कारण सरकार पर 31,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। एयर इंडिया, BSNL और MTNL सबसे ज्यादा घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम हैं। Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. जाहिर सी बात है कि सरकार पिछले 1 साल में हुए घाटे की भरपाई के लिए विनिवेश का रास्ता अपना रही है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उनके मन में ये बात है कि अगर हम उद्योगपतियों को फायदा करेंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाएंगे और पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स हैं वो बेच देंगे, एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, उनको बेच के हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, तो शायद इसकी वजह से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी चले जाए। ये इनकी सोच है। लेकिन जो आज के दिन आम आदमी के सामने कठिनाइयां हैं, उसको तो पहले सामने रखते हुए कुछ राहत देनी चाहिए थी। पर सवाल ये भी है कि विपक्ष को जिस विनिवेश पर इतनी आपत्ति है, उसकी शुरुआत कब और किसने की। 1991 में केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के नाम पर विनिवेश की शुरुआत की थी और तब से लगभग हर सरकार ने अपनी जरूरत के मुताबिक विनिवेश का रास्ता अपनाया है। वाजपेयी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में विनिवेश के जरिए सरकार ने 24,620 करोड़ रुपए कमाए। मनमोहन सिंह की सरकार ने 1,14,045 करोड़ रुपए का विनिवेश किया। वहीं मोदी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में विनिवेश से
2,10,000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन कमाई हुई सिर्फ 15,520 करोड़ रुपए, यानी लक्ष्य का महज 7%। जो टेलीकम्युनिकेशन है, बॉर्डर रोड्स हैं या स्पेस की कंपनियां हैं, उस पर हम पूरा गंभीरता से काम करेंगे। आप देखिए BSNL को कितना बीमार छोड़ा था पूर्व की सरकार ने। आज BSNL को हम जिंदा कर रहे हैं कि नहीं? 1 लाख लोगों ने शांति से VRS लिया, समझाया, उनको बताया, पूरे पैसे दिए, वो कन्विंस हुए। आज BSNL एबिटा पॉजिटिव हो गया, उसको आगे और मैं बढ़ाऊंगा। आज पोस्टल डिपार्टमेंट को जिंदा किया। आज देखिए इस पूरे कोरोना काल में पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है। गांव-गांव डाकिया पहुंचा, लोगों को डिजिटल पेमेंट किया है। तो इसकी तारीफ आप नहीं करेंगे क्या? विपक्ष का दूसरा आरोप है कि मोदी सरकार के इस बजट में आम आदमी और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। जो सबसे पीड़ित लोग हैं, जो छोटे MSME सेक्टर्स हैं, जो आम आदमी है, जो सैलरीड आदमी है और जो छोटा छोटा उद्योग चलाता है, किसान है, रूरल सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनके लिए क्या है? बजट तो उस नजरिए से देखा जाएगा ना। लेकिन अगर विपक्ष के इस आरोप में दम है तो फिर सरकार को स्वास्थ्य बजट में 137% बढ़ोतरी करने की क्या जरूरत थी? कोरोना के कारण पिछले पूरे साल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की थी। इसी मकसद से इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा जल जीवन मिशन के लिए 2.87 लाख करोड़, सड़कों के लिए 1.18 लाख करोड़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 11,000 करोड़ और मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए 15.7 करोड़ रुपए दिए गए। MSME सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार MSME सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। अगर सरकार देश में सड़कों का जाल बिछाती है, अगर सरकार घर घर में पानी पहुंचाने की योजना लाती है, तो क्या इसका फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा? मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती है, बल्कि रोजगार भी पैदा होते हैं। इसी मकसद से सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में भारी निवेश का ऐलान किया है। जिन क्षेत्रों में इसको खर्चा किया जाएगा वो है कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब जगह। और यहाँ अगर सरकार 1 रुपए का निवेश करती है तो उसका प्रभाव जो होता है अर्थव्यवस्था में 4, 5, 6 रुपए का होता है, यानी उसका एक फिस्कल मल्टीप्लायर होता है। और इस कुशलता से माननीय वित्त मंत्री जी ने तय किया है कि कहाँ कहाँ ये निवेश होगा। वो जो क्षेत्र हैं वो हमारे सबसे जो फिस्कल मल्टीप्लायर वाले क्षेत्र हैं, सबसे जो वृद्धि अर्थव्यवस्था को दे सकते हैं, उन क्षेत्रों को उन्होंने चयन किया है। लेकिन बुनियादी ढांचे में किए जा रहे इस निवेश को भी विपक्ष राजनीतिक चश्मे से देख रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार ने सिर्फ चुनावी राज्यों के लिए घोषणाएं की हैं। बंगाल में रोड बनाएगा चुनाव का टाइम में, বাংলায় নাকি রাস্তা বানাবে। বাংলায় রাস্তা দেখাচ্ছে। বাংলায় রাস্তা বানানোর দরকার নেই। যাও গিয়ে কৃষকরা বসে আছে, এই টাকাটা কৃষকদের দাও, যাও ওই বিল উইথড্র করে নিয়ে বাংলায় রোড আমরা বানিয়ে নেব। इलेक्शन सुबह ये राजनीति करबे ना। इसलिए हम सबको अचंभित नहीं होना चाहिए कि कल 25,000 करोड़ की सड़कें अगर बंगाल को तोहफा मिला है इस बजट में, उसको भी ममता जी ने अस्वीकार कर दिया। मेरी बस उनसे विनती ये है कि बैर उनका मोदी से है, गुस्सा गरीब जनता पर ना निकालें, जनता के साथ वो इस प्रकार का अन्याय ना करें, क्योंकि जनता भी अब जानती है कि बंगाल में अब TMC जा रही है और भाजपा आ रही है। हालांकि बजट में कुछ खास राज्यों के लिए ऐलान का आरोप भी नया नहीं है। चुनाव से पहले आने वाले हर बजट में यही होता है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरी साफगोई से ABP न्यूज से कहा कि ऐसा करने में गलत क्या है। इसीलिए इस बार के बजट में बंगाल, असम और केरल के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर
मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। पिछले 2 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के कारण माना जा रहा था कि इस बजट में सरकार कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ा ऐलान करेगी। सरकार ने वैसा नहीं किया तो विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए, जबकि सरकार का तर्क ये है कि किसानों के लिए सरकार का खजाना पहले से ही खुला है। लागत से 1.5 गुना से ज्यादा एमएसपी देने से लेकर सीधे किसानों के खाते में रकम पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस बजट में सरकार ने मंडियों को और मजबूत करने की व्यवस्था करके किसानों के उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की है जिसमें मंडियों के खत्म होने की बात कही जा रही है। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। किसान आंदोलन को अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश में लगा विपक्ष अब बजट के विरोध को अपना हथियार बनाना चाहता है। लेकिन सवाल यही है कि इसमें कोई दम है भी या सिर्फ ये दिखावे का विरोध है। म्यांमार में तख्ता पलट के पीछे क्या है चीन की चाल, देखिए रात 10:30 बजे। भारत में इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बीच पल्स पोलियो अभियान में हुई एक बड़ी लापरवाही की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। क्या है ये मामला, देखिए और घंटी बजाइए उन लोगों के खिलाफ जिनकी लापरवाही 12 बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। ये वो बच्चे हैं जो एक ऐसी लापरवाही का शिकार हुए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यवतमाल के कोपरी गांव में रविवार को बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का अभियान चलाया गया, लेकिन पोलियो ड्रॉप की जगह उन्हें सैनिटाइजर पिला दिया गया। इसका पता तब चला जब ड्रॉप लेने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। दोनों बच्चों को लसीकरण हो गया करके 2-2 बूंद पिला के लेके आए घर पे। बाद में फिर से वो आशा और आंगनवाड़ी सेविका घर पे बुलाने को आई बच्चों को कि हमारा जो लसीकरण पहले हुआ वो सैनिटाइज़र पिलाया गया बच्चों को, अभी उनका लसीकरण करने का है। फिर से बच्चों को घर से बुला के लेके गए और फिर से दूसरी बार उन्होंने लसीकरण पिलाया। फिर तो मेरी बीबी उनको पोलियो पिलाने के लिए ले गई थी, फिर पिलाने के बाद वापस आई, फिर दोबारा बुलाई बच्चों को और मैंने पूछा कि दोबारा क्यों बुलाया, नहीं पहले सैनिटाइज़र पिलाया बोले, तो अब लस पिलाने के लिए बुला रहे। फिर ऐसा बीबी ने बताया था। बच्चा घर पे आने के बाद 2-2:30 बजे एक बार उल्टी की थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई इस लापरवाही के कारण 12 बच्चों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। गांव के लोगों के मुताबिक जिस वक्त बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जा रही थी, उस समय वहां मौजूद डॉक्टर मोबाइल फोन पर बात करने में बिजी थे। जो डॉक्टर रहते उनका काम है, जो लसीकरण है चालू है वहाँ पे उसके पास रहने का, लसीकरण जो चालू है वो लसीकरण बराबर चालू है या नहीं वो देखने का। इसके ये उनके ख्याल में नहीं रहा, वो अपने मोबाइल में व्यस्त थे और उन्होंने लसीकरण जो कर रहे थे, आंगनवाड़ी सेविका है और आशा वर्कर रहते, उनको उनकी तरफ सौंप दिया और वो बाहर जाके मोबाइल पे कुछ कर रहे थे। उनके ख्याल में नहीं रहा कि लसीकरण जो है वो सैनिटाइजर का चालू है। फिलहाल जिला अस्पताल में सभी पीड़ित बच्चों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब ठीक है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से एक डॉक्टर, एक आंगनबाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता को निलंबित करने का आदेश दिया गया है।
हालांकि लापरवाही का ये मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। यूपी के हाथरस की ये तस्वीर देखिए। एक बच्चे की साइकिल पर रखा नीले रंग का ये डिब्बा दरअसल पोलियो वैक्सीन का आइस बॉक्स है। तो ये मम्मी पोलियो ड्रॉप लाती होंगी? अच्छा, वो मंगवाती हैं इनको और तुम्हें दे देते हैं वहाँ से, चल पोलिटिशन से हैं, वहाँ से हॉस्पिटल से लेकर आया ना इसे बॉक्स को, रोज ले जाता है। आरोप है कि इस बच्चे की मां की ड्यूटी पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने ड्रॉप लेने के लिए अपने बच्चे को भेज दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कोल्ड चेन के प्रभारी इसके लिए टीम को जिम्मेदार बता रहे हैं। लापरवाही है, टीम की लापरवाही है। अगर टीम चाहे तो मतलब दी जा सकती है उसको, क्यों दिया उसको बच्चे को? टीम की लापरवाही है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत की दुनिया भर में अलग पहचान है। फिर चाहे वो पोलियो की वैक्सीन को लेकर चलाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अभियान हो या पिछले महीने शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन। ऐसे में यवतमाल और हाथरस में पोलियो अभियान को लेकर हुई इस लापरवाही को गंभीरता से लेना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।